हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। ये जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले वीडियोस में हमने एक फिजिकल केमिस्ट्री और फिर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमने डिस्क्राइब किया। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बुक सेकेंड बुक में आपको ये चैप्टर मिलेगा, दैट इज चैप्टर 5। चैप्टर नेम इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें हम स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो फर्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। जैसे हम इसको कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स फ्रॉम ऑर्गन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब आप कंपाउंड और कार्बन्स को, कंपाउंड ऑफ कार्बन्स को स्टडी करोगे तो कुछ एक कंपाउंड्स को छोड़ के, कुछ एक कंपाउंड्स को छोड़ के, जैसे ऑक्साइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं, मेटल साइनाइड्स हैं, मेटल आइसोसाइनाइड्स हैं, मेटल कार्बाइड्स वगैरह हैं, इनको छोड़कर अगर आप बाकी कंपाउंड्स को जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं? ऑर्गन्स, एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं। और दूसरा, उनका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। उन कंपाउंड्स को कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, केमिस्ट्री की जो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड सब कुछ डील करते हैं, उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑल अबाउट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, हाउ दे रिएक्ट, व्हाट आर द फंडामेंटल फैक्ट्स जो इनके प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं, इनके यूजेस, ये सारी चीज़ें जो इन सब को डील करता है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स all about organic compounds। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कार्बन कंपाउंड्स having some specific characteristic properties, other than
ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन सल्फाइड्स, मेटल कार्बाइड्स, metal carbides, cyanides, isocyanides, etc. ये वे कार्बन कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा क्यों गया? ऑर्गेनिक फ्रॉम organs means living beings, means plants and animals. शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज होते गए वैसे वैसे बहुत सारी नई बातें, नई बातें, नए नए फैक्ट्स हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड मिली। शुरुआत में ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Initially, vital force theory by Berzelius was proposed, जिसका कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स की मौजूदगी में, लिविंग बीइंग्स में ही, ऑर्गन्स में ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन और आगे डिस्कवरीज हुए तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड करने में वोलर, बर्थेलो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट। Wöhler prepared urea, an organic compound, in lab. और इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को, तो जाके फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनी। कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उनको कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी। J.J. Berzelius proposed काहे के लिए है ये वाइटल फोर्स थ्योरी? टू एक्सप्लेन origin of organic compounds। क्या है? बर्जिलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो
इन एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स, एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स माने इन एब्सेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए वाइटल फोर्स की प्रेजेंस डेफिनेट है। इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स the presence of vital force, plant or animal, is necessary to prepare organic compounds. In absence of vital force, in absence of vital force, organic compounds cannot be prepared. ओके, ये है वाइटल फोर्स थ्योरी। Who discard? Wöhler, Friedrich Wöhler. Wöhler prepared urea from non-living materials, and he discarded this theory. इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए। मतलब वोलर ने सबसे पहले यूरिया बनाया, नॉन लिविंग थिंग्स से यूरिया बनाया। वाइटल फोर्स की कोई मौजूदगी नहीं रही है। नॉन लिविंग थिंग्स माने सॉल्ट से इन्होंने, डेड नहीं, नॉन लिविंग, ओके, उनसे यूरिया प्रिपेयर किया। और जब यूरिया बन गया विदाउट वाइटल फोर्स, तो जाहिर सी बात है कि वाइटल फोर्स थ्योरी है। अब ये केवल और केवल इसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। इसका थ्योरेटिकल और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस अब खत्म हो चुका है। ओके, वाइटल फोर्स थ्योरी proposed by J.J. Berzelius in 1815 BC to explain origin of organic compounds. क्या कहती है? ये कहती है कि the presence of vital force, plant or animal, is necessary to prepare organic compounds. मतलब ये कि in absence of vital force, organic compounds cannot be prepared. Okay? Wöhler prepared urea, an organic compound from non-living thing material, and he discarded this theory. Very important term related to history of chemistry. It has only historic importance, no scientific importance. Now, separate study of organic compounds.
तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी करो तो उनके कुछ फंडामेंटल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलग अलग क्लासेस हैं और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज वेरी लार्ज, मोर देन 10 lakh विच आर आइडेंटिफाइड। अगर आप इनको स्टडी करो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ तो ये हाईली कंफ्यूजिंग और अनकन्वीनियंट है, हाईली कंफ्यूजिंग एंड अनकन्वीनियंट। ठीक है, और ये मेन फैक्ट हैं, मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग एक अलग ब्रांच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज of a number of different classes. Their study with inorganic compounds is very confusing and inconvenient. So, the study of organic compound is needed separately. In short, reasons for separate study of organic compounds are: first one, a large number organic कंपाउंड्स। पहला तो रीजन ये है कि बहुत ज़्यादा है, और दूसरा रीजन है सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ये दो फंडामेंटल रीजन इन शॉर्ट कि तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, इनके प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इनको स्टडी करना कंफ्यूजिंग और अनकन्वीनियंट है। जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, ये इसके लिए जो रीजंस हैं, ठीक है, वो रीजंस क्या है? सबसे पहला है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये टेट्रा वैलेंसी का मतलब है कार्बन की वैलेंसी that is 4। दूसरा कैटेनेशन, कार्बन एटम्स का कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसके बाद चौथा फोर्थ है वो है आइसोमेरिज्म। दीज आर 4 fundamental reasons to form a large number of organic compounds and some specific characteristic properties. These are 4
बेसिक रीजंस और प्रॉपर्टीज। अब हम उन फैक्ट्स में बात करेंगे जो रीजन है इस बात के कि क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। रीजंस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रीजंस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक पहला है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन क्या है? देखिए, जब आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम डिस्क्राइब करोगे तो आप देखोगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल कार्बन 6 1s2 2s2 2px 1 2py 1 2pz 1 0। Carbon atom has 2 unpaired electrons. 2 unpaired electrons. In valence cell, outermost cell. तो जनरली इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। ये ग्राउंड स्टेट है। लेकिन ये देखा गया है कि ये इसकी कोवैलेंसी 4 होती है। तो उसके लिए रीजन क्या बताया गया? इन एक्साइटेड स्टेट what happens? In first cell nothing, but in second cell due to orbital expansion ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया 4 unpaired electrons। 2 unpaired electrons, so वैलेंसी होनी चाहिए 2। 4 unpaired electrons, so वैलेंसी हो गई 4। दिस इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। वो ये है कि वैलेंसी को नॉर्मली किससे डिस्क्राइब किया जाता है? उसको डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस एटम से। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कैटिनेशन। जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनमें कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी of catenation in carbon atoms। ये लीनियर, ब्रांच्ड, ओपन चेन, क्लोज चेन, सर्कुलर चेन, हर टाइप के कार्बन चेन्स को ये प्रिपेयर कर लेता है।
इसको हम सिंपली कह सकते हैं कार्बन एटम्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स. They may be linear, they may be branched, they may be circular or closed. This tendency of carbon is known as catenation. Tendency to form long carbon chain. Tendency to form long carbon chain. ये ऐसे चेन बना लेता है, ये ऐसे ही बना लेता है. लीनियर है, ब्रांच्ड है, ऐसे बना लेता है. सर्कुलर है, ऐसे बना लेता है. डबल बॉन्ड होता है, ऐसे भी हो जाता है. तो ये कैटेनेशन टेंडेंसी है. जो तीसरा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स. जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है अलग दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या और दूसरे मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स के एटम्स के साथ. सिंगल बॉन्ड तो इजीली बनाता ही बनाता है, लेकिन वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है. डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी प्रिपेयर. यानी कार्बन एटम कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. और कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो 4 डिफरेंट मैनर्स होते हैं उसके. 4 डिफरेंट मैनर्स. क्या होते हैं ये जो 4 डिफरेंट मैनर्स होते हैं इसके, उसके बारे में बात कर रहे हैं. ये 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है. मीन्स कार्बन कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स. ये एक डबल बॉन्ड बनाए किसी के भी साथ, कोई भी एटम हो, और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, ऐसा भी कर सकता है. कार्बन एटम में एक और टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, ये 2 डबल बॉन्ड बना सकता है अपने आसपास कोई 2 एटम्स के साथ. और जो 4th पैटर्न होता है, 4th मैनर होता है, ये एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है. There are 4 different manners to form covalent bond with by a carbon atom. 4 single bond, 2 single bonds with a double bond, 2 double bonds, 1 single bond with 1 triple bond. These 4 different manners to form covalent bond by carbon atoms in organic compounds. Last, जो 4th है वो है आइसोमेरिज्म. 4th वन आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक है लेकिन कंपाउंड्स अनेक है. इन अ नंबर ऑफ more than one organic compounds can be represented by one molecular formula. मतलब एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है उन्हें आइसोमर्स बोला जाता है. और ये जो प्रॉपर्टी है, ये फिनोमिना है, इसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म.
ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो isomerism, means one chemical molecular formula more than one compounds, ये है आइसोमेरिज्म। इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। C2H6O, there are two compounds. First one, this compound, ethyl alcohol, and second one, dimethyl ether, and a number of examples are there. एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। एक बार हम फिर बता दें, कार्बन का टेट्रावैलेंसी पहला रीजन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की कैटेनेशन टेंडेंसी दूसरा रीजन। कार्बन के द्वारा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, कैटेनेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, और different manners, and then isomerism. These are fundamental reasons for a large number of organic compounds.